Good morning, students. We started the chapter 4 of history, the Central Islamic land. Okay, in the first and second part, we already discussed about the origin of Islam and the different stages of its development. Now, today in this part, in the third part of this chapter, we are going to discuss the economy of Islamic land and Islamic culture. Okay, in this part we will study about the agriculture and urbanization and the commerce of that period. Okay, so let's start. एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन होता था उस समय जो सेटल्ड पॉपुलेशन होती थी न्यू कनकर्ड टेरिटरीज में। इस्लामिक स्टेट जो थे उनमें कोई भी बदलाव नहीं आया था, है ना। इसमें जो लैंड होते थे वो बड़े और छोटे पीजेंट्स दोनों के पास लैंड ओन किए जाते थे। कुछ केसेस में कुछ स्टेट में इराक और ईरान में जो लैंड थे वो फेयरली लार्ज यूनिट होती थी उनकी, जिसे पीजेंट्स कल्टीवेट किया करते थे। जो एस्टेट ओनर्स होते थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट, है ना। स्टेट के बिहाफ पर स्टेट ओनर्स जो थे टैक्स कलेक्ट किया करते थे। और जब सजानियन का शासन था यहाँ पर इस्लामिक पीरियड में, है ना, इन एरियाज़ में that had moved from a pastoral to settled एग्रीकल्चरल सिस्टम। ये जो लैंड थे वो इनमें यहाँ पर लोगों ने पेस्टोरल सेटल्ड एग्रीकल्चरल सिस्टम में अपने आप को मूव किया था। और ये जो लैंड था वो कॉमनली विलेज की प्रॉपर्टी थी। तो फाइनली जो बड़े स्टेट्स थे यहाँ पर जिसे ओनर्स उनके अबंडन कर दिया था उनके ओनर्स ने इस्लामिक कनकेस्ट के बाद, उन्हें स्टेट ने एक्वायर किया था बाय हैंडेड ओवर मेनली द मुस्लिम इलाइट्स ऑफ द एम्पायर। एम्पायर के जो मुस्लिम इलाइट क्लास थी उन्होंने उन्हें हैंड ओवर किया था बाद में। पर्टिकुलरली जो कैलिफ फैमिली के मेंबर होते थे उनको जो है हैंड ओवर किया गया था यहाँ की जो ज़मीनें होती थी, स्टेट्स होते थे जो बड़े बड़े। स्टेट हैड ओवरऑल कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। तो कंप्लीटली जो कंट्रोल होता था एग्रीकल्चरल लैंड पर वो स्टेट का ही होता था। एंड डिराइविंग द बल्क ऑफ इट्स इनकम, और जो उनकी इनकम होती थी उसका बहुत बड़ा भाग उन्हें लैंड रेवेन्यू से ही मिलता था, है ना। जब एक बार उनको कनकेट जब ओवर हो गया तो रेवेन्यू उनको मिलने लगी। लैंड कनकर्ड बाय द अरब्स दैट रिमेन्ड इन द हैंड्स ऑफ ओनर वर सब्जेक्ट टू अ टैक्स, है ना। जो लैंड अरब्स ने कनकेर की थी, है ना, जो उनके ओनर्स के हाथों में रह गई थी वो टैक्स का वहाँ से भी टैक्स लिया जाता था जिसे खराज कहते हैं, है ना। विच वेरिड फ्रॉम हाफ टू जिसमें टोटल प्रोड्यूस का हाफ से लेकर के 5th पार्ट तक लिया जाता था। वो कल्टीवेशन के अकॉर्डिंग उसको तय किया जाता था, है ना। मुस्लिम्स के पास जो ज़मीनें थीं जिस पर वो कल्टीवेट किया करते थे उस पर वो 1/10 पार्ट दिया करते थे अपने टोटल प्रोड्यूस का। जब नॉन मुस्लिम्स ने इस्लाम में कन्वर्ट होना शुरू कर दिया ताकि उन्हें टैक्स कम पे करना पड़े, तो ये जो इनकम थी स्टेट की वो और कम होने लगी। ठीक है, तो इस शॉर्टफॉल से बचने के लिए कैलिफ्स ने जो है ये जो कन्वर्शन था उसको डिस्करेज किया और यूनिफॉर्म पॉलिसी अपना ली टैक्सेशन के लिए। तो 10th सेंचुरी के बाद जो स्टेट था उसको उसके ऑफिसर्स थे उनको ऑथराइज कर दिया गया कि जो उनकी सैलरीज हैं वो एग्रीकल्चर रेवेन्यू से दी जाएंगी टेरिटरीज में, जिसे इक्ता कहा जाता था, है ना। रेवेन्यू असाइनमेंट क्या कहलाता था? इक्ता। ओके, एग्रीकल्चरल प्रोस्पेरिटी जो थी अब वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हाथों में जा चुकी थी। कई सारे एरियाज़ जिनमें स्पेशली नील वैली का जो एरिया था, है ना, ये जो स्टेट था वो इरिगेशन सिस्टम को सपोर्ट करता था। यहीं से इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड होती थी। यहाँ पर डैम्स और कैनाल्स का भी कंस्ट्रक्शन हुआ था और वेल्स को भी डिग किया गया था। ऑल ऑफ विच वर क्रूशियल फॉर गुड हार्वेस्ट। ये सब जो थे अच्छी उपज के लिए बहुत ज़रूरी
हुआ करते थे। इस्लामिक लॉ जो थे वो टैक्स में कंसेशन देते थे उन लोगों को जो कल्टीवेशन के लिए लैंड खरीदा करते थे। थ्रू पीजेंट्स इनिशिएटिव्स एंड स्टेट सपोर्ट कल्टीवेबल लैंड एक्सपेंडेड। तो पीजेंट्स के इनिशिएटिव से और स्टेट के सपोर्ट से जो कल्टीवेबल लैंड थे वो बढ़ते गए और उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ने लगी। यहाँ तक कि जो उस समय टेक्नोलॉजिकल चेंजेस नहीं आए थे बहुत ज़्यादा, फिर भी वो जो प्रोडक्ट था वो काफ़ी बढ़ा इस समय पर। कई नए क्रॉप्स भी ग्रो किए जाने लगे इन एरियाज़ में, जैसे कि कॉटन, ऑरेंजेस, बनाना, वाटरमेलन, स्पिनिच एंड ब्रिंजल। ये सारे जो नए क्रॉप्स थे इनको ग्रो किए जाते थे और साथ ही यूरोप में इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता था। नाउ अब पढ़ेंगे अर्बनाइजेशन इन अरेबिया। अरेबियन कंट्री में अर्बनाइजेशन कैसे हुआ, शहरीकरण कैसे हुआ अरब का। इस्लामिक सिविलाइजेशन जो था वो फ्लोरिश हुआ और बहुत सारे शहर वहाँ पर बने। कई सारे शहर जो थे उन्हें फाउंड किए गए थे, जो ज़्यादातर मेनली जो अरब सोल्जर्स थे उन्होंने उसे फॉर्म किए थे, हु फॉर्म द बैकबोन ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, और उन्होंने वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी फॉर्म किया था। इस क्लास में जो गैरिसन सिटी थी जिसे मिस्र कहा जाता था, है ना। मिस्र क्या है? द अरेबिक नेम फॉर इजिप्ट। इजिप्ट का अरेबिक नेम है, इजिप्ट का ही दूसरा नाम है मिस्र, है ना। तो यहाँ पर जो गैरिसन सिटी थी उसमें कूफा और बसरा इराक के जो थे ये जातियाँ रहती थी, एंड फुस्टेट एंड कैरो इन इजिप्ट, और इजिप्ट में फुस्टाट एंड कैरो जाति रहा करती थी। विद इन हाफ अ सेंचुरी ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट एज द कैपिटल ऑफ अब्बासिड्स कैलिफेट्स, द पॉपुलेशन ऑफ बगदाद हैड रीच्ड अराउंड 1 मिलियन, है ना। लगभग हाफ सेंचुरी में ही जब ये इस्टेब्लिश हुआ था, है ना, मिस्र जब इस्टेब्लिश हुआ था तो उसके लगभग इस्टेब्लिश होने के हाफ सेंचुरी के बाद ही जो इसका कैपिटल था, जो अब्बासिड कैलिफेट्स का जो कैपिटल था, यहाँ की पॉपुलेशन बगदाद में लगभग 1 मिलियन तक पहुँच चुकी थी। जो पुराने टाउन्स थे जैसे कि डेमेस्कस, इस्फान और समरकंद, जिन्हें एक नई लीज लाइफ मिल गई थी, उनका साइज़ और पॉपुलेशन जो था वो कम होने लगा और उन्होंने अपने फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को सपोर्ट मिला और रॉ मटेरियल जैसे कि कॉटन और शुगर अर्बन मैन्युफैक्चर्स के लिए भी यहाँ पर काफ़ी प्रोड्यूस होने लगी। जो एक बहुत बड़ा अर्बन नेटवर्क था यहाँ पर डेवलप हुआ और दूसरे टाउन्स के साथ इनका लिंकअप हुआ और इनका एक पूरा सर्किट फॉर्म हो गया, ठीक है। एट द हार्ट ऑफ द सिटी वर 2 बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स। जो शहर था ये मिस्र का, उसके बीच में 2 बिल्डिंग्स कॉम्प्लेक्स जो थी वो बनाई गई थी, जो कल्चरल और इकोनॉमिक पावर को रेडिएट करती हैं उस समय के, है ना। द कॉन्ग्रीगेशन मॉस्क पहला था, मस्जिद अल जामी, ये इतना बड़ा था कि बहुत दूर से भी ये दिखाई देता था, और सेंट्रल मार्केट, है ना, सेंट्रल मार्केट सुक जिसको कहा जाता था, यहाँ पर शॉप्स एक लाइन में बनी हुई थी। मर्चेंट्स जो थे यहाँ पर आते थे और ऑफिस होते थे मनी चेंजर्स के यहाँ पर। सिटीज़ जो थी वो एडमिनिस्ट्रेशन का होम्स होती थी, है ना। यहाँ पर और जो स्कॉलर्स थे, मर्चेंट्स थे, यहाँ पर रहा करते थे सेंटर में। ऑर्डिनरी सिटीजन्स और सोल्जर्स जो थे उनके लिविंग क्वार्टर्स भी आउटर सर्कल में होते थे, और हर जो एरिया था वो उन हर एरिया में अपना एक उनका मॉस्क होता था, चर्च होता था या फिर सिनेगॉग होता था। सब्सिडरी मार्केट और पब्लिक बाथ एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग प्लेस हुआ करती थी यहाँ पर, है ना। और जो बाहरी जो आउटस्कर्ट होता था यहाँ का, वहाँ पर जो हाउसेस होती थी अर्बन पुअर की, एक मार्केट होता था ग्रीन वेजिटेबल्स का। फ्रूट्स जो थे वो गांव विलेजेस से मंगाए जाते थे यहाँ पर। कारवां स्टेशंस होते थे यहाँ पर, और अनक्लीन शॉप्स होती थी सच एज दोज डीलिंग इन टैनिंग और ब्लचरिंग। बियॉन्ड द सिटी वॉल्स वर इन्स फॉर पीपल टू रेस्ट व्हेन द सिटी गेट्स, है ना।
सिटी वॉल जो होती थी उसके उस तरफ दूसरी तरफ जो है सराय बने हुए थे लोगों के लिए, जहाँ पर वो आकर के आराम किया करते थे। जो बाहर से लोग आते थे, यात्री होते थे, वो यहाँ पर रेस्ट करने के लिए उनके लिए एक इन बनाया गया था, सराय बनाया गया था। और जो गेट जिसमें लगे हुए थे, शहर जो सिटी था उसको सिटी के बाहर एक गेट लगा हुआ था और सिमेट्री भी वहाँ पर बनी हुई थी। ठीक है। नाउ कॉमर्स, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन और अर्बन डिमांड जो था वो फूड स्टफ के लिए, और लग्जरी जो थी वो काफ़ी इनलार्ज हो रही थी, है ना, जिससे एक्सचेंज बढ़ रहा था। ठीक है। तो जियोग्राफी जो थी वहाँ की वो मुस्लिम एम्पायर को फेवर करती थी, विच स्प्रेड बिटवीन द ट्रेडिंग जोन्स ऑफ इंडियन ओशन एंड मेडिटेरेनियन। और इसके कारण जो ट्रेडिंग जोन्स थे वो इंडियन ओशन और मेडिटेरेनियन जो रिवर ओशन था, इनके कारण जो ट्रेड रिलेशन थे दूसरे देशों के साथ, यूरोप के साथ, इनके काफ़ी स्प्रेड होने लगे। हाई वैल्यू के गुड्स जो थे वो सुटेबल होते थे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के लिए, जैसे कि स्पाइसेस, टेक्सटाइल, पोर्सलेन, गन पाउडर, ये इन सबको शिप किया जाता था इंडिया से चाइना की तरफ, रेड सी पोर्ट, एडेन के रेड सी पोर्ट से, और आईधाब और गल्फ पोर्ट से, और बासरा के सिराफ से जो है इनका ट्रेड किया जाता था इन पोर्ट्स के थ्रू। ओके। फ्रॉम हेयर द मर्चेंडाइज वॉज कैरिड ओवरलैंड इन कैमल कारवाज, है ना। यहाँ से जो मर्चेंट्स होते थे वो लैंड के जो लैंड के थ्रू ट्रेड किया करते थे, वो कैमल्स के कारवां के ऊपर अपना जो भी कुछ है वो कैरी करके सामान ढोकर के ले जाते थे। वेयर हाउस में उनको रखा करते थे। वेयर हाउस जो बने होते थे वहाँ पर आर्टिकल्स को रखने के लिए बगदाद में, डेमेस्कस और एलेपो फॉर लोकल कंजप्शन। डेमेस्कस और एलेपो जो था वहाँ पर लोकल कंजप्शन होता था उनके इन चीज़ों का, और ट्रांसमिशन किया जाता था। कारवान जो थे वो मक्का से पास होते हुए हज की तरफ, हज के लिए जाया करते थे, कोइंसिडेंट विद द सेलिंग सीजन, जो जब सेलिंग सीजन होता था उस समय पर जाया करते थे ये इन द इंडियन ओशन के थ्रू। एट द मेडिटेरेनियन एंड ऑफ दीज ट्रेड रूट्स, जो ये ट्रेड रूट्स होते थे इसके इन ट्रेड रूट्स के मेडिटेरेनियन एंड में जो एक्सपोर्ट होता था यूरोप से एलेक्जेंड्रिया को हैंड ओवर किया जाता था। जीविश मर्चेंट जो थे वो उनके साथ ट्रेड किया करते थे। सम ऑफ हुम ट्रेडेड डायरेक्टली विद इंडिया, उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो डायरेक्टली इंडिया से ट्रेड किया करते थे, है ना। 10th सेंचुरी से रेड सी रूट जो था वो उसका इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गया था, बिकॉज कायरो का राइज हो गया था, और वो जो कायरो था वो कॉमर्स का सेंटर बन गया था और काफ़ी पावरफुल हो चुका था। और यहाँ पर जो यहाँ की जो चीज़ें होती थी, इटली की जो ट्रेडिंग सिटीज़ होती थी वहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा डिमांड भी बढ़ गया था, इसलिए यहाँ ट्रेड और कॉमर्स काफ़ी फ्लोरिश हुआ इन एरियाज़ में। नाउ द इस्लामिक सिस्टम and market exchange increase the importance of money in the central Islamic land। जो फिजिकल सिस्टम था इनकम और एक्सपेंडिचर का, और मार्केट एक्सचेंज इंक्रीज हुआ, जिससे मनी की इम्पोर्टेंस सेंट्रल इस्लामिक लैंड में और बढ़ गई। गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स यहाँ पर मिनिएट किए जाने लगे और सर्कुलेट होने लगे। कई बार जो बैग्स थे मनी के उनको सील करके एक्सचेंज किया जाता था और गुड्स और सर्विसेज के लिए पे किया जाता था। गोल्ड अफ्रीका से आता था, सिल्वर सेंट्रल एशिया के जराफ्शा वैली से आता था, और प्रीशियस मेटल और कॉइन्स जो थे वो यूरोप से लाए जाते थे, जिन्हें ट्रेड को पे करने के लिए, ईस्ट से जो ट्रेड होता था उन्हें पे करने के लिए यूज़ किया जाता था। मनी फोर्स का जो डिमांड था वो बढ़ता जा रहा था। लोग जो थे वो उनके पास रिजर्व्स एक्यूमुलेट हो गए थे और काफ़ी धन इकट्ठा हो गया था,
जो कि सर्कुलेट हो रहा था। क्रेडिट कंबाइंड विद करेंसी, लोगों के पास जो धन होता था वो करेंसीज में होता था। कॉमर्स काफ़ी उस समय पर बढ़ गया था। द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड टू मिडिवल इकोनॉमिक लाइफ वॉज द डेवलपमेंट ऑफ सुपीरियर मैथड ऑफ पेमेंट। जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है मुस्लिम वर्ल्ड का मिडिवल इकोनॉमिक लाइफ को, वो था पेमेंट का सुपीरियर मेथड और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। जो क्रेडिट लेटर ऑफ क्रेडिट्स थे जिन्हें साख कहा जाता था, इन साख क्या है, चेक, आज के समय पे जो चेक होता है उसी तरह का एक लेटर होता था, लेटर ऑफ क्रेडिट होता था। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स होते थे एक्सचेंज के, इन्हें मर्चेंट्स और बैंकर्स यूज़ किया करते थे मनी ट्रांसफ़र करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस को इंडिविजुअल्स के थ्रू, है ना। हालांकि यहाँ पर जो कस्टम्स होते थे मर्चेंट्स के लिए, जिन्हें उनकी फैमिली बिजनेस को ही करना पड़ता था, और जो एम्प्लॉय स्लेव्स होते थे वो उनके मामलों में जो है रन ऑफ किया करते थे। फॉर्मल बिजनेस अरेंजमेंट्स जो है कॉमन था यहाँ पर, मतलब कहने का मतलब कि जो फैमिली होती थी उन्हीं के बिजनेस को आगे बढ़ाना पड़ता था फैमिली मेम्बर्स को, और जो स्लेव्स होते थे वो उनकी जो पूरा फैमिली होती थी वो स्लेव्स का ही काम किया करती थी। तो ये उस समय पर इस तरह की व्यवस्था हुआ करती थी इस्लामिक कल्चर में। इस तरह का जो अग्रीमेंट था वो कॉमन था, इन विच स्लीपिंग पार्टनर इंट्रस्टेड कैपिटल टू ट्रेवलिंग मर्चेंट्स एंड शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस इन एग्रीड प्रपोर्शन, ठीक है। और जो मर्चेंट्स होते थे वो शेयर भी करते थे एक दूसरे से अपने प्रॉफिट का, पार्टनरशिप में वो इस तरह से वो ट्रेड और कॉमर्स भी चलाया करते थे। नाउ लर्निंग एंड कल्चर, इस्लामिक लैंड में लर्निंग का और कल्चर का क्या प्रोसेस था। रिलीजियस स्कॉलर्स जो थे उन्हें, जिन्हें उलेमा कहा जाता था, है ना। नॉलेज, नॉलेज नॉलेज मतलब इल्म, इल्म कहा जाता था इस्लाम में, नॉलेज का मतलब है इल्म। तो ये जो इल्म है और उलेमा जो नॉलेज दिया करते थे वो कुरान से डिराइव हुआ है, और प्रोफेट के को मॉडल बना करके, उनके बिहेवियर को मॉडल बना करके जो है नॉलेज दी जाती थी और रिलीजन को आगे इस तरह से बढ़ाया जाता था। और ये माना जाता था कि जो प्रोफेट हैं उन्हीं वो गॉड के विल पर ही गाइडेंस देते हैं, तो उन्हीं की गाइडेंस में रिलीजन को आगे उन्होंने बढ़ाया पूरे वर्ल्ड में। उलेमा जो थे मिडिवल टाइम में, उन्होंने जो भी राइटिंग्स हैं उनकी, उन्होंने अपने आप को डिवोटेड किया है गॉड को, है ना, टू गवर्न द रिलेशनशिप ऑफ मुस्लिम विद गॉड। मुस्लिम्स जो थे उनको गॉड से रिलेट करने के लिए उन्हें रिचुअल्स, कैसे रिलेट करते थे, थ्रू रिचुअल्स, इबादत के थ्रू लोगों को भगवान से जोड़ा जाता था, एंड विद द रेस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी थ्रू सोशल अफेयर्स, और उनके जो सोशल अफेयर्स थे और जो मानव पूरी ह्यूमैनिटी थी उसके लिए वो इबादत करते थे। लाइफ हैड बिकम इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स विद अर्बनाइजेशन, क्योंकि अर्बनाइजेशन हो चुका था तो अब लोगों की जो लाइफ थी वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती जा रही थी, डिफरेंसेस आ रहे थे लोगों के इंटरप्रिटेशन में, जो मेथड्स थे लोगों के उससे उसमें काफ़ी चेंजेस आते जा रहे थे। 4 स्कूल्स का भी फॉर्मेशन हो चुका था। स्कूल ऑफ लॉ जिसे मज़हब कहा जाता था, 8 एंड 9 सेंचुरी में कौन कौन से थे ये स्कूल ऑफ लॉज, कौन कौन से थे, मालिकी, हनाफी, शाफी एंड हनबाली स्कूल। हर एक का नाम जो है इनके जो लीडिंग ज्यूरिस्ट थे उनके नाम पर रखा गया है। शरिया जो है गाइडेंस होती थी हर पॉसिबल लीगल इशू को सॉल्व करने के लिए, इसी के थ्रू जो है जो क्वेश्चंस होते थे पर्सनल स्टेटस के, जैसे मैरिज, डाइवोर्स और इनहेरिटेंस, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी जो सॉल्व किए जाते थे शरीयत के थ्रू, ऑन द कमर्शियल मैटर और पेनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज। नाउ नेक्स्ट इज a group of religious minded people in medieval Islam. Religious
माइंडेड पीपल जो होते थे मिडिवल इस्लाम में, जिन्हें सूफ़ी कहा जाता था। ये एक जो सूफ़ी था एक दूसरा ग्रुप था रिलीजन का, है ना। एक ग्रुप तो वो था जो शरीयत को मानता था, कुरान को मानता था और इबादत के थ्रू गॉड को जो है इम्प्रेस करते थे या फिर प्रेयर करते थे। एक दूसरा ग्रुप था रिलीजियस ग्रुप था जिसे सूफ़ी कहा जाता था। और ये जो है बहुत ही डीप और ज़्यादा इनके पास पर्सनल नॉलेज होती थी गॉड से रिलेटेड, है ना। इनका जो प्रेयर करने का तरीका होता था वो कैसा होता था, थ्रू एस्थेटिसिज्म, राहबनिया एंड मिस्टिसिज्म पर आधारित होता था इनका जो प्रेयर का तरीका होता था। द मोर सोसाइटी गेव इटसेल्फ अप टू मटीरियल परस्यूट्स एंड प्लेजर, ये सोसाइटी को क्या मानते थे कि ज़्यादा खुशी देते हैं ये सोसाइटी को अपने इन तरीक़ों से। द मोर द सूफी सॉट टू रिनाउंस द वर्ल्ड, इन्होंने वर्ल्ड को ज़्यादा इन्होंने रिनाउंस किया और गॉड से अपने आप को रिलाई किया। An alternative vision of God and universe was developed by Islamic philosopher and scientists under the influence of Greek philosophy and science। ठीक है, ग्रीक फिलोसफी और साइंस का इन्फ्लुएंस हुआ फिर, और जो इस्लामिक फिलोसोफर्स थे उन्होंने एक नया विज़न कल्चर, एक नया विज़न डेवलप किया, एक अल्टरनेटिव विज़न गॉड का इन्होंने डेवलप किया। 7th सेंचुरी में जो रेमनेंट्स थे लेट ग्रीक कल्चर के, वो अभी भी वो जो अभी भी बेंजेंटाइन और सजेनियन एम्पायर का के बेस पर ही चलते रहे। हालांकि वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे थे, लेकिन अभी तक जो है इसी कल्चर को वो आगे बढ़ा रहे थे। एलेक्जेंड्रिया के स्कूल में सीरिया और मेसोपोटामिया में जो एलेक्जेंडर के एम्पायर का एक पार्ट था, ग्रीक फिलोसफी, मैथमेटिक्स और मेडिसिन पढ़ाई जाती थी और साथ ही दूसरे सब्जेक्ट भी वहाँ पर पढ़ाए जाते थे। The study of new subjects promoted critical inquiry and had profound influence on Islamic intellectual life। जो नए सब्जेक्ट्स थे जिनको स्टडी करना शुरू किया गया था, उन्होंने लोगों में इंक्वायरी और इस्लामिक इंटेलेक्चुअल लाइफ की तरफ इन्फ्लुएंस किया, इंक्वायरी की तरफ उन्हें इन्फ्लुएंस किया। स्कॉलर जिन्हें टेक्नोलॉजिकल नॉलेज होती थी, ऐसे स्कॉलर्स होते थे जिनमें मुताजिला, उन्होंने ग्रीक लॉजिक और मेथड को यूज़ करके रीजनिंग को डिफेंड किया है इस्लामिक बिलीव्स में। फिलोसोफर्स जो थे वो लोगों को उनके सवालों के फ्रेश आंसर्स प्रोवाइड कराते थे। इब्न सीना एक डॉक्टर थे प्रोफेशन से और एक फ़िलोसोफ़र भी थे। वो रिसरेशन में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। दैट ही डिड नॉट बिलीव इन द रिसरेक्शन ऑफ द बॉडी ऑन द डे ऑफ जजमेंट। उनका मानना था कि जो व्यक्ति है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, उनका ये बिलीव था। दिस वॉज मेट विद स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, उन्हें उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का सामना करना पड़ा था, जिसे थियोलॉजियन कहा जाता है। हिज मेडिकल राइटिंग्स वर वाइडली रीड, उनके जो मेडिकल राइटिंग्स हैं उन्हें बहुत लोग पढ़ते हैं। जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल है उसमें वो है 760 ड्रग्स सोल्ड बाय फार्मासिस्ट ऑन दिस डे एंड इंक्लूड्स नोट ऑन हिज ओन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड इन हिज हॉस्पिटल, है ना। ये जो बुक है इनकी, कौन सी, अल कुरान फिल तिब, मेडिसिन के ऊपर जो इन्होंने बुक लिखी है, इसमें कई सारे मिलियन ऑफ वर्ड्स हैं जिनमें 760 द मेडिसिन के नाम लिखे गए हैं, जिसे उन्होंने खुद फार्मासिस्ट किया और अपने हॉस्पिटल में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। मिडिवल इस्लामिक सोसाइटीज़ में फाइन लैंग्वेज और क्रिएटिव इमेजिनेशंस होती थी, जिन्हें बहुत अप्रिशिएट किया जाता था लोगों में। ये जो क्वालिटीज़ थी ये लोगों में कम्युनिकेशन को इन्होंने रेज़ किया
और अदब के लेवल को इंक्रीज किया। अदब क्या है? अ टर्म विच इम्प्लाइड लिटरेरी एंड कल्चरल रिफाइनमेंट। लोगों में कल्चर, लोगों के कल्चरल और लिटरेरी जो इम्प्लाइड था उसमें सुधार या फिर बदलाव आया। अदब फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन इंक्लूड पोइट्री। अदब जो है वो एक पोइट्री को एक्सप्रेस करने का एक फॉर्म हुआ करता था। और प्रोज, जो प्रोज होते थे विच वर मींट टू बी मेमोराइज्ड, जिन्हें याद रखा जाता था और ओकेजनली उन्हें गाया जाता था। अबू नुवास जो थे एक पर्सियन ओरिजिन थे। उन्होंने एक नया ग्राउंड तैयार किया था बाय कंपोजिंग क्लासिकल पोइट्री। क्लासिकल पोइट्री का एक ग्राउंड तैयार किया उन्होंने, और एक नए थीम पर, थीम कौन सी होती है? सच एज वाइन एंड मेल लव विद द इंटेंशन ऑफ सेलिब्रेटिंग प्लेजर फॉरबिडन बाय इस्लाम। ये उनका एक नए सब्जेक्ट को लेकर के उन्होंने इस तरह की पोइट्री की शुरुआत की थी। इसलिए तो इस तरह से जो इस्लामिक कल्चर था, सेंट्रल इस्लामिक लैंड था, वहाँ पर इस तरह से नए कल्चर का ओरिजिन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ। वहाँ पर एजुकेशन, अर्बनाइजेशन, कॉमर्शियलाइजेशन हुआ और लर्निंग के सेंटर बने। द रिजेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटिंग लिविंग बींग्स इन द रिलीजियस आर्ट ऑफ इस्लाम प्रोमोटेड टू आर्ट फॉर्म्स। कैलीग्राफी जो था आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग थी। एंड अराबेस्क्यू क्या था? ज्योमेट्रिकल और वेजिटल डिज़ाइंस थे। तो ये दो तरह के जो नए आर्ट फॉर्म थे इनकी शुरुआत हुई थी इस समय पर। स्मॉल एंड बिग इंस्क्रिप्शन यूजुअली ऑफ रिलीजियस कोटेशन, छोटे और बड़े इंस्क्रिप्शंस भी लिखने शुरू किए गए थे जो रिलीजियस कोटेशन पर के लिए यूज़ किए जाते थे मोस्टली। इनका यूज़ आर्किटेक्चर को डेकोरेट करने के लिए भी किया जाता था। जो कैलीग्राफिक आर्ट थी वो बेस्ट प्रिजर्व्ड सबसे अच्छी तरीके से जो इनका प्रिजर्वेंस हुआ है मैन्युस्क्रिप्ट में, वो कुरान में किया गया है 8 से लेकर के 8 और 9 सेंचुरी के बीच में। लिटरेरी वर्क्स जैसे कि किताब अल अगनानी क्या थी? सॉन्ग्स की बुक थी। खालीला व दिमना और मकामत ऑफ हायरी, ये जो थे मिनिएचर पेंटिंग्स को इलिट्रेट करते हैं। साथ ही टेक्निक्स को इल्यूमिनेट करने की को भी इल्यूमिनेट किया गया है। इनकी भी एक ग्रेट वैरायटी मिलती है, इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि इसमें एक एक बुक पर इनको उभारा गया है, इस पेंटिंग को बहुत ही ब्यूटीफुली। प्लांट एंड फ्लोरल डिज़ाइंस भी पेंट किए जाते थे जो गार्डन के आइडियाज़ पर बेस्ड होते थे, और इन्हें बिल्डिंग्स और बुक को इलस्ट्रेट करने के लिए यूज़ किया जाता था। तो ये इस तरह से आर्ट फॉर्म्स भी काफ़ी फ्लॉरिश हुए थे सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स में। तो इस चैप्टर में हमने बेसिकली सेंट्रल इस्लामिक लैंड के बारे में पढ़ा। इस्लाम कल्चर की शुरुआत कब से हुई है, कहाँ से हुई है, और उसका डेवलपमेंट किन अलग अलग स्टेजेस में हुआ है, और उसके बीच में कितने और नए किंगडम्स का ओरिजिन हुआ है। और सेंट्रल इस्लामिक लैंड में जो कल्चर था, इकोनॉमिक लाइफ थी लोगों की, अर्बनाइजेशन था, लर्निंग थी, और जो भी आर्ट फॉर्म था, इन सब के डेवलपमेंट के बारे में इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया। इस एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से आप सुनिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको इस चैप्टर के एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी। ओके, टिल देन गुड बाय।